अपनी पहली कविता पे हंसी आने लगे, आप समझ लीजिए कि आप कवि हो गए। मुस्कुराने की जो कीमत है चुकानी होगी, मुस्कुराने की जो कीमत है चुकानी होगी, तुझको ठोकर भी जमाने की तो खानी होगी। कुछ भी हासिल है जमाने में कहाँ ऐसे ही, कुछ भी हासिल है जमाने में कहाँ ऐसे ही, दर्द जीलेगा तो जीने में रवानी होगी, दर्द जीलेगा तो जीने में रवानी होगी। बहुत शुक्रिया। पहला पेमेंट पूछ रहे हैं तो बोला मेरा पहला पेमेंट एक्चुअली हम लोगों को लिफाफों में पेमेंट मिलता था। अब मैं बड़ा अपने आप को बहुत महान समझता था, तो जो पेमेंट मिलता था वो वैसे ही लिफाफा वापस कर दिया करता था कि मैं पैसे नहीं लेता। और जब से मैंने पैसा लेना शुरू किया तो ज़्यादा पैसा देता था तो उनसे 1 रुपये मांगता था, 1 रुपया मुझे दे दो, बाकी कवियों में बांट दो। और उसके बाद जब पेमेंट लेना शुरू किया तब तो ठीक ठाक पेमेंट मिलता है। तो आप लोग के लिए मैं बता दूँ, पेमेंट अच्छा मिलता है। कविशाला का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और मैं वेबसाइट देखा करता हूँ, वहाँ से मैं कुछ कवियों की रचनाएं भी पढ़ा करता हूँ। बहुत ही बढ़िया लिखा जा रहा है, और शायद मुझे लग रहा है कि 20 मिलियन कितना क्रॉस कर गया अभी कविशाला का जो वेबसाइट पे जो नंबर्स दिखाते हैं वो भी 20 मिलियन तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि देश का मुझे लग रहा है हर लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति कविशाला से जुड़ चुका है। भले यहाँ बहुत छोटी तादाद में लोग हों, लेकिन हमें लगता है कि डिजिटली लाखों करोड़ों लोग इसको रोज विजिट करते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और आज बड़ा खास मौका है क्योंकि अखिलेश सर हमारे बीच में हैं और सरला जी हमारे बीच में हैं। आप दोनों गीत और गजलों की दुनिया में कोई मतलब परिचय के मोहताज नहीं है। अखिलेश सर बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, उच्च शिक्षा विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। सोचिए कितने बड़े दायित्वों को निभा रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा आपके हाथ में रहती है, और आज आप कविशाला के हाथ लग गए हैं। तो एक बार आपके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत समय आप सब लोगों के लिए ही आए हैं, शायद कुछ आप लोगों को लाभ पहुंच जाए। सरला जी भी एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं, बड़ी अच्छी शिक्षिका हैं, वो भी आज समय निकाल करके हमारे बीच में हैं। और अगर हम बात करें ओज की कविता की, तो ओज किस तरीके का लिखा जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा जाना चाहिए, ये सरला जी से सीख सकते हैं। गीत भी लिखती हैं, गजलें भी लिखती हैं, और अखिलेश मिश्रा सर बगल में हैं, आप भी गीत और गजल लगातार आप इनके फेसबुक वॉल पे जाइए तो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं। कभी फुटकर शेर आ जाएगा बड़ा अच्छा सा और शेयर करने का मन कर जाएगा। तो इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी ये आप लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं कि आप में से भी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कोई हो सकता है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, कोई हो सकता है कहीं जॉब कर रहा हो, तो आप अपना काम करते हुए भी साहित्य की सेवा कर सकते हैं और उसमें भी अपना नाम कमा सकते हैं, बड़ा नाम बन सकते हैं। उसके हम तीनों लोग उदाहरण हैं। हम तीनों लोगों का कोई ऐसा पोएट्री पैशन है, प्रोफेशन किसी का नहीं है, लेकिन हम लोग कवि सम्मेलनों की दुनिया में, कविता की दुनिया में अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत हम लोगों ने नाम तो बना ही लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शायद आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते होंगे कविता से जुड़े, मंच से जुड़े, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई प्रश्न पूछें अखिलेश सर से, सरला जी से या हमसे,
तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हम लोग बड़ा इंटरेक्टिव सेशन कर पाएंगे। बहुत सारे आपकी दुविधाएं होती हैं, तो उन दुविधाओं का निवारण हो सकता है आपके लिए। तो मैं ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्यों? हाँ, तो अगर जो भी अखिलेश सर से या जो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो बातचीत इसी बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ेगी। बाकी देखिए, कविता के काव्य शास्त्र को लेकर के और क्या होती है क्या नहीं होती है ना, क्यों लिखी जानी चाहिए, ये सब तो बहुत सारी चीजें लोग बताया करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को अगर कोई ऐसी आती हो तो मैं चाहता हूँ उन पे थोड़ी सी बात हो, ना कि हम बहुत ज्यादा आकर के आपको ज्ञान दें और बताएं कि नहीं कविता ये होती है या नहीं होती है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी प्रश्न पूछना चाहें कोई ऐसे मन में हो। ये सर आप बताएंगे, इसमें सर का जीवन में इसका ये इनके जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपके प्रश्न का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ इसलिए कि बहुत से लोग इसीलिए कविता लिखते हैं कि कुछ न कुछ घटना घटी है, और नहीं इसलिए कि फिर वो कल्पना कहाँ जाएगी जो हमारे और आपके सपनों में रात को 2 बजे आ जाती है। तो ये प्रश्न जो है अपने आप में दोनों उत्तर रखता है, और दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका सिर्फ एक उत्तर होगा। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपकी पहली लाइन, पहली कविता किसी घटना से प्रभावित होकर आपने लिखा है, तो बाद में आपकी कल्पना अपने आप जीवित होती रहेगी, अपने आप आती रहती है। तो अगर व्यक्तिगत मेरे बारे में पूछेंगे तो पहली लाइन जो नेचुरल है किसी घटना के लिए की थी, लेकिन जब मैं और लोगों को सुनने लगा तो तमाम कल्पनाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जिसको मैं खुद नहीं कल्पना कर सकता कि ये कल्पना भी हो सकती है। तो ये दोनों है इसका उत्तर। इसको आप जैसे आप स्वीकार करना चाहें वैसे स्वीकार करें। कौन सा पार्ट आप लाइफ में ज्यादा एंजॉय कर रहे हो इसके पहले? अभी भी कविताएं कर रहे हैं, बट अभी ज्यादा उसको याद कर रहे हैं। हाँ, इसका एक तो फ्लैट अगर जवाब देखा जाए तो वो उम्र है लेकिन कहा जाता है कि दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, तो इसका दूसरा उत्तर दिल बूढ़ा नहीं है, इसलिए कविता भी करते हैं। रिलीजियस होने के पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी मानस के अच्छे ज्ञाता थे और चूंकि तब ये सब तामझाम नहीं हुआ करता था, आदमी के पास समय बहुत हुआ करता था, तो मैं उनको सिर्फ सुनते सुनते मैंने जो है किस तरह से वो गाते हैं, किस तरह से वो हारमोनियम बजाते हैं, किस तरह से वो करते हैं, वो कहीं हमारे दिमाग में आके स्थिर हो गई कहीं। और जब वो 20-22 साल 23 साल बाद जब मैं अपने इस तमाम सारा कुछ अचीव कर लिया जो ज़िंदगी में अचीव करने की हमारी होत थी, या यूँ कह लीजिए कि और अपने आप को संतोषम परमम सुखम की तरफ मैं थोड़ा सा ले जाने लगा कि इतना कुछ अचीव करके करूँगा क्या, सब तो माया मोह है दुनिया भर की घटनाएं देखी। तो मैंने फिर से वो चीज़ें जो पिताजी गाया करते थे, जो सुनाया करते थे, जो कहते थे, वो मैंने फिर से रिकॉल किया। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, लोकल गीत, पढ़ी लिखी एक अक्षर नहीं थी, और उसको अभी भी हजारों गीत याद हैं जो उसके ज़माने में गाए जाते थे। तो इन दोनों का एक समन्वय हुआ, एक क्रॉस ब्रीड हुआ, तो शैली मेरे पास थी ही। उसके बाद डॉक्टर साहब मिल गई, अच्छी हारमोनियम की ज्ञाता थी, एक तबले वालों को लेकर हम लोगों ने शुरू किया। और अगर आज की तिथि में देखा जाए और एंजॉय करने की बात कहा जाए तो दोनों का अलग अलग पहलू है। जब तो जो हमारा धर्म है वो बहुत कुछ देता है, सिर्फ आपको एंजॉयमेंट नहीं देता, क्योंकि मैं जब भी कोई बात मंच पे कहने जाता हूँ तो मैं उसकी तैयारी नहीं करता हूँ, मैं चुपचाप जाके कहीं से शुरू हो जाता हूँ और कुछ भी एकदम एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ से वो सारी बातें आती हैं। तो वो एक पावर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और उसका असर अब कविता पर भी है। जब हम किसी मंच पे, कविता के मंच पे जाते हैं, तो वहाँ क्या सुनाऊंगा, कहाँ से शुरू करूंगा और कहाँ पे खत्म करूंगा, इसका कोई निर्णय हम पहले से नहीं कर पाते। मैं व्यक्तिगत जवाब दे रहा हूँ। तो ये एक चीज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो स्वामी जी ने क्या लिखा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञानी होना चाहिए, तो उतना ही ज्ञानी वक्ता भी होना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे कुछ आप समझेंगे नहीं, या आप जितना समझते हो उतना ही तो आप समझेंगे जितना हम कह पाएंगे। या हमने किसी बहुत बड़े ज्ञानी आदमी को सुना दी तो कहेगा कि तुम बेवकूफ है, कुछ जानता ही नहीं। तो श्रोता वक्ता के बीच में जो अपना तार बन जाते हैं, अदृश्य तार, वही इन चीजों में सुख देते हैं। श्रोता को भी देते हैं, वक्ता को भी देते हैं। और या यूं कह लीजिए कि जब रामचरितमानस गाई जाने लगी तो हमेशा एक श्रोता रहा है और एक वक्ता रहा, एक से ज्यादा नहीं रहा है। जब जिन 4 बड़े लोगों ने रामचरितमानस को गाया, तो अब तो बहुत मिल जाते हैं हम लोग को सुनाने के लिए, तो ये सौभाग्य है हम। तो ये मेरे ख्याल से जवाब का उत्तर। और मुझे लगता है कि सर ने बड़ी अच्छी बात करी कि उम्र का भी तकाजा होता है। हमने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है, आप सब भी गुजर रहे होंगे। जब बड़ी एनर्जी रहती है हमारे पास, हम युवा होते हैं, तो हम अचानक क्या एक मैकेनिज्म होती है, हम विद्रोही होते हैं, हम अपोज करते हैं ना, हम वामपंथी जैसे हो जाते हैं। कुछ तो लेबल हो जाता है, हम वामपंथी हैं। और कुछ मना स्थिति भी ऐसी होती है कि यार है नहीं लेकिन कह दिए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धीरे 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 मैं देखता हूँ वही वामपंथी एक दिन रामपंथी हो जाता है ना। ये चेंज आता है उम्र के साथ में, समय के साथ में। मैंने काफी लोगों को देखा है। हम सरला जी बगल में बैठी हुई है, सरला जी श्रृंगार की आप सबने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आते होंगे, कवियत्रियों के वीडियो आते होंगे, और बड़े अजीबोगरीब टाइटल्स और थंबनेल आपने देखे होंगे, है ना। ऐसे ऐसे थंबनेल आने लगे हैं कि लगता है कि कवि सम्मेलन का वीडियो है या जाने कहाँ का वीडियो है, लिटरेचर का वीडियो तो थंबनेल से लगता नहीं है। ऐसे दौर में जब कवि सम्मेलन में ये कहा जाता है कि आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा कि अगर कवियत्री को हिट होना है तो वो संचालक से कहते हैं कि आप मुझे छेड़ दीजिए मंच पर, तो वही वीडियो वायरल होते हैं कि देखिए किस तरीके से कवियत्री को छेड़ा, क्या इस जवाब पर, कवियत्री के जवाब पर झूम उठी पब्लिक। तो ये सवाल जवाब और अजीबोगरीब स्थितियां मंचों पर आ रही हैं। पता नहीं इसके पीछे बाजार है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सबसे अलग सरला जी एक ऐसी कवियत्री है, ये सब मंचों पे बिल्कुल नहीं पसंद करती है। सीधे सीधे कविता पढ़ती हैं और आपसे सीधे कनेक्ट करती हैं। और कविता भी निरुद्देश्य कविता नहीं होती है, क्योंकि कविता के भी उद्देश्य होते हैं, कोई पर्पस होता है लिखने का। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो ये सब चीज़ें कवि सम्मेलन की जगत में चल रही है, और हो सकता है आपको जल्दी अट्रैक्ट करती है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, कविता आपको थोड़ी देर में अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये जो बदमाशियाँ होती हैं ये उससे पहले लोग जुड़ जाता है, वीडियो शेयर होने लगता है, मिलियंस व्यूज हो जाते हैं ऐसे वीडियोस में। तो सरला जी से हम ये जानना चाहेंगे कि सुचिता, शालीनता, शिष्टता भरी कविता ये क्यों लिखी जानी जरूरी है, और इससे मुझे लगता है कि आप सब लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत धन्यवाद पंकज जी। और मैं सबसे पहले अंकुर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही पंकज जी, ये बात तो सच है कि आजकल इसको मार्केटिंग कहते हैं। जब कवित्री जाके या संचालक आपस में ये कह लेते हैं ना कि आप हमें छेड़िएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे, सब कुछ लिखा पढ़ा पहले से तैयार रहता है, सारी चीज़ें पहले से तय रहती हैं, तो ऐसे में इसको वो मार्केटिंग समझते हैं। ये उनका अपना नज़रिया हो सकता है,
लेकिन आप ये देखिए कि मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस, बहुत से ऐसे बड़े नामचीन कवि कवित्रियों को देखा है कि वो कुछ दिन तक तो इस लाइन पर चलते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं, उन्होंने अपना अस्तर कहीं ना कहीं पे गिरा लिया है, और उसके बाद फिर वो अपने आप को परिवर्तित करने लगते हैं। तो ये तो इसकी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि कविता के लिए हमेशा कहा गया है कि जो कवि होता है या उसकी जो लेखनी होती है वो समाज का दर्पण होती है, और ये भी कहा गया है कि जो चीज़ आप परोसना शुरू कर देंगे धीरे धीरे उसकी आदत हमको लग ही जाती है। तो ये हम लोगों का धर्म है, ये हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को क्या परोसते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितनी तालियां उन लोगों को मिलती होंगी जो छेड़छाड़ करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा तालियां हम लोग, आप हैं, अखिलेश जी हैं, मैं हूँ, हम लोग अपनी कविताओं को सुना करके पाते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि हमें अपने स्तर को नहीं गिराना है, कोशिश करना है कि हम अच्छी चीज समाज को दें, तो उससे समाज का भी भला होगा और हमारे अपने दायित्वों की भी पूर्ति होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमें लगता है कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई हैं, ये कभी मिलियन व्यू के चक्कर में नहीं पड़े, इसीलिए लोग बहुत अच्छा लिख पाए, है ना, और बहुत अच्छा सुना पाए। अगर कोई ऐसे उस वक्त में होता है तो शायद उस लोग के शिकार हो जाते हैं, ये लोग शिकार हो जाते हैं। इसीलिए लोगों ने बड़ा सार्थक लिखा और आज हम लोग सबसे ज्यादा कोट उन्हीं को करते हैं। तो हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक जो बड़ा प्रश्न शायद आपके मन में होता है, मेरे मन में रहता है और मैं खुद से जूझता भी रहता हूँ कि एक अखिलेश सर एक इतने बड़े पद पर हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आप सोचिए कि अखिलेश के पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। एक डीएम एक जिले का मालिक होता है और आप पूरे प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था पर हैंडल कर रहे हैं, और उस बीच राम कथा भी कह रहे हैं। इतनी बढ़िया राम कथा हम सुनेंगे तो आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे, तो लेकर सुनाते ही रहेंगे। क्या बढ़िया जो आप प्रसंग उठाते हैं, जो वर्णन करते हैं, बड़ा अद्भुत होता है। तो ये अपनी कविता शैली में किताबें भी लिखी हैं सर ने, और एक लखनऊ में आप लोगों को शायद पता होगा, राज्य कर्मचारियों की सबसे बड़ा साहित्यिक संगठन है सर, उसके भी अध्यक्ष हैं। तो इतने सारे काम करते हुए भी आप कविता लिख रहे हैं, लगातार और बेहतरीन लिख रहे हैं, क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। तो सर आप जरा बताइए कि आप कर कैसे लिखते हैं? ये प्रश्न तो बहुत बार मुझसे पूछा गया, पर जो मैं फील करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। कविता कभी लिखी नहीं जाती, कविता अपने आप अंदर से निकल के आती है। आप रात को 2 बजे अचानक उठे, आपको नींद खुल गई और आप जो स्वप्न देख रहे थे, आप अगर उसी को शब्दों में ढाल लीजिए तो वो कविता हो जाती। कोई भी थॉट, कोई भी सुर, कोई भी लय, कोई भी ताल। जैसे मेरी पिछले 5 दिन से लगभग छुट्टी थी और मैं 2 लाइन भी नहीं लिख पाया। मैं कॉपी लाया, कागज लाया, सामने रखा और मैं नहीं लिखा। तो कविता एक, इसमें ये कह देना कि हम लिख देते हैं या आप ये सोचें कि हम लिख देंगे, ये एक मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता। कविता स्वयं आती है अंतर्मन से, बस आप उसको अधिक से अधिक थोड़ा छाट पीट के ठीक कर सकते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है। ये अलग बात है कि कविता का जो ग्रामर है, जो शैली है, यदि आप मुक्त छंद नहीं लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वो आप दूसरों की कविता सुनकर ही जान सकते हैं। मैं हिंदी 9.5 तक पढ़ा हूँ, कक्षा 9 के बाद 6 महीने पढ़ा, फिर मैंने कसम खा ली कि अब मैं अगले 6 महीने तक बोर्ड में हिंदी नहीं पढ़ूंगा, और उर्दू मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो फिर भी मैं जितना मशहूर विदेशों में हूँ, मुस्लिम कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में, उतना इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में लिमिटेशन मेरी है एज एन ऑफिसर। तो आपको बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होना, बहुत विद्वान होना भी जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप आम आदमी को कविता सुनाते हैं।
अगर आप विद्वान हो किसी भाषा के बहुत ज़्यादा तो फिर आप रिसर्च करो और उसमें डॉक्टरेट करो। जब आप आम आदमी के साथ जीते हो तो आपकी सोच भी आम होनी चाहिए। तो कविता कभी भी लिखी नहीं जाती, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कविता अपने आप आती है। आप कुछ भी लिख दो, धीरे धीरे वो लाइन कविता बन जाएगी अगर आप उसको रिपीट करते रहें। और जहाँ तक समय की बात है, आप जो जीते हो, जो देखते हो, जो आपकी घटनाएं सामने घटती हैं, उनको आप कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में लिखते होगे, फीड करते होगे, फिल्म बनाते होगे उसकी। उसको यदि कोशिश करो कि आप अच्छे शब्दों में लिख सको, चाहो तो पहले उसको आप प्रोज के रूप में लिखो, फिर उसी को छांट के 2 लाइनों में बना दो, फिर वो 3 लाइनों में बना दो, फिर वो गजल शायरी कुछ भी बन जाएगी। तो कविता मेरा व्यक्तित्व मानना, मैं ऐसे लिखता हूँ। और यदि आप इतना कर सकते हो तो आप हमसे बड़े कवि निकल जाओगे। आपको उसके लिए अलग से थॉट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो थॉट ऑटोमेटिक आता है। यदि आप पब्लिक लाइफ में जी रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिसर हो, सामने गोली चल रही है तो उस पर भी कविता लिखी जा सकती है, किसी के आप निशान में गए हो वहाँ भी कविता लिखी जा सकती है। तो कविता तो जो आप सोच रहे हो, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे व्यक्त कर रहे हो, उसको थोड़ा सा उसमें तराशी करनी है और वो कविता हो जाती है। बहुत हाई फाई कविता लिखिएगा, पब्लिक समझेगी नहीं, तो आपको भी नहीं मजा आएगा, उनको भी नहीं मजा आएगा। ये एकदम व्यवहारिक बात है। बाकी मुझसे बढ़िया कविता क्योंकि डॉक्टर साहब लिखते हैं, तो ये प्रश्न उनको मैं थमा देता हूँ वापस। नहीं सर, कविता क्या लिखना है ये तो नहीं था प्रश्न, आपके साथ था कि आप अपने आधिकारिक पोस्ट पर रहते हुए कैसे इसको मैनेज कर लेते हैं। एनीवे, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने भी शुरुआत जो किया था कि क्या कोई घटना से प्रभावित होकर होता है, तो लिखा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान गान। तो ये तो है कि जब हम कोई दर्द या कोई खुशी महसूस करते हैं तो शब्द, अगर हमारा कवि मन है, एक तो गॉड गिफ्टेड होता है, दूसरा हम प्रयास करके सीखते हैं, दोनों चीजें हैं। तो जब हमारे अंदर जो भी भाव उमड़ते हैं और हम उनको गीत के रूप में पिरोने की कोशिश करते हैं तो वो कविता बन जाती है। दूसरा ये है कि स्वतः अपने आप में एक भाव उमड़ना, उसको लेकर के बैठना, एक तो ये रूप हो गया कि हमने उस पे कविता लिख दी। एक होता है कि जब हम सामाजिक स्थितियों को देखते हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हैं, तो फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, अपने भाव उसमें डालते हैं, या जो समाज उसके बारे में सोचता है उसको डालते हैं, तो उस पर भी आधारित कविता हो जाती है। कुल मिलाकर ये है कि हमें इस पे, अगर हम नए हैं तो हमें बहुत बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा देखने की और बहुत लिखने की जरूरत होती है। और वो लिखते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि फिर हमें बहुत ज्यादा सोचने या बहुत ज्यादा उसकी मात्राओं को और मीटर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और या फिर हमने वो शिक्षा ली हुई होती है। तो दोनों तरीके से हम इस कविता को लिखते हैं, कविता को जीते हैं। लेकिन मेन बात तो यही होती है कि जो हमारे अपने आंतरिक भावनाएं होती हैं वही निकल करके कविता का रूप लेती है। हाँ जी, देखिए मेरी पहली कविता तो बहुत ही, मैं शायरी की बात करती हूँ क्योंकि कविता तो मैंने बहुत बचपन में ही लिखी थी। आपको बताऊं, हिंदी कविता मैंने लिखी थी पहली 2 लाइनें, कहें किससे कि जख्मी दिल में अपनों के ही खंजर थे, अभी जो सूखी आंखें हैं कभी इनमें समंदर थे। ये मेरी कविता। शुक्रिया, जरूर सुनाएंगे। जब आप अंकुर जी मुझे कहेंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी गजल। गजल सेम डिस्कशन है आपके पास है कि पहली किताब होती है, किसी की पहली फिल्म होती है, उससे अलग लगाव रहता है अपने साथ। आपने जो साहित्य या कविताओं में जब एंट्री गई, पहला आपने क्या प्रोज या पोएट्री फॉर्म में क्या लिखा? मेरी पहली कविता, देखिए जिस दिन आपको अपनी पहली कविता पे हंसी आने लगे, आप समझ लीजिए कि आप कवि हो गए। तो मेरी पहली कविता मैंने एक चैलेंज के खिलाफ लिखी थी
एक बहुत बड़े कवि ने मुझे चैलेंज किया, मैं मधुशालाएं गाया करता था काफी। एक बहुत बड़े कवि ने, और क्योंकि आप जैसे यंग लड़के मेरे बहुत फैन थे, तो जहाँ मैं चला जाऊँ चीफ गेस्ट वगैरह बन के, तो वो प्रोग्राम डूब जाता था, क्योंकि पब्लिक जो है मधुशाला की सिफारिश करती थी, मुझे कविता का ज्ञान नहीं था, तो मैं उठ के मधुशाला गाने लगता था, फिर आधे घंटे मधुशाला ही चलती थी। मुझे एक बड़े वरिष्ठ कवि ने डांटा इसके, काफी जम थे, ये मधुशाला क्या आपने लिखी है क्या? हमने कहा नहीं, मैंने थोड़ा लिखी है, वो बच्चे को नहीं लिखी। कहा तो अपनी जिस दिन लिख के आइएगा उस दिन मंच पे आइए। अगली बार फिर ऐसा कई मैं टालता रहा, फिर एक ऐसा मंच टकरा गया कि जहाँ पे हम दोनों को एक साथ जाना था, तो मैंने सुबह से बैठ के पन्ने फाड़ फाड़ के कविता लिखना शुरू किया। मैंने पहले जो कविता लिखी कि इस बार अगर मिल गया तो उनको सुनाऊंगा, देखो मैं भी लिख सकता हूँ। सिर्फ मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि उनके आने का इंतजार करो, तुम भी अश्कों का कारोबार करो, और खुदकशी करने की कोशिश तो करो, मौत का कुछ तो एतबार करो, मौत का कुछ तो एतबार करो। लेकिन कहना यही है कि जो आप पहली कविता लिख चुके हो, मेरे ख्याल से आप सभी लोग, आप कभी उसको फिर से पढ़ना, अगर आपको हंसी आए कि मैं कैसे कवि थे आप, तो आप समझिए क्या पढ़ेगा। और किताब तो मेरी सर ऐसे, मेरी किताब का नाम यूं ही है, तो यूं ही का अर्थ ही होता है कि यूं ही। वो तो मैं सीडीओ था, तो एक सज्जन किताब बेचने आए पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे जिले को, तो मैंने कहा यार कैसे छापते होते आप लोग, कैसे छाप देते हैं? तो मैंने उनको अपने जितना पोथा होता था, तो मोबाइलों में लिखा नहीं जाता था, वो मैंने उठा के दे दिया। और वो 6 साल बाद जो है उनका फिर काम मेरे पास फंसा जब कोई, तब वो मेरी किताब छापे। तो पर उन्होंने काफी उसको सुधारा, किताब छापने बड़ा पब्लिकेशन था, उसने ठीक ठाक सुधारा। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कुछ भी मैंने लिखा है, मैंने आज तक पलट के पढ़ा नहीं, चाहे वो किताब हो, चाहे कहानी हो, चाहे प्रोज हो, चाहे जो भी रोज मैं लिखता रहता हूँ। मेरी बहुत खराब आदत है कि मैं पलट के उससे नहीं पढ़ता हूँ, दूसरे लोग ही पढ़ते हैं। तो पहली कविता आप लिखो, जम के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी सुनाओ। हर कवि पहली कविता को कोई कवि सुनता है तो हंसता है उस पर, मैं क्या लिखा था, इसमें सिर है न टांग है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। पहली कविता पे हंसी आ जाए, कभी कभी रोना भी आ सकता है, यार ये क्या लिखा करते थे, लेकिन आपकी तो पहली कविता तो वाकई बड़ी जोरदार थी। और पहली कविता थोड़ी अच्छी निकल जाती है सर, तो उस तारीफें मिल जाती है, माला वाला पहना दिया किसी ने, तो फिर ये भ्रम भी हो जाता है कि हम अच्छा लिखने लगे, उसका बड़ा फायदा होता है। तो मैं, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बड़ा सरल लिखना, और तमाम विद्वान से तो कहा करते हैं कि अगर बच्चों पे आना है तो वाकई में आपको सरल लिखना भी होगा, सरल दिखना भी होगा, तभी आप बच्चों पे चल पाएंगे। कठिन लिखना बड़ा सरल होता है, लेकिन सरल लिखना वास्तव में बहुत कठिन होता है। तुलसीदास जी ने एकदम सरल सा लिख दिया अवधि में, इतना बड़ा महाकाव्य। और देखिए कितना तुलसीदास जी लिख के घर घर में तुलसीदास की पूजा होने लगी, सरल काम होने, उनको भगवान बना दिया लोगों ने। और उसी समय केशवदास जी हुए थे, केशवदास ने भी लिखा, खूब लिखा, उन्होंने बहुत कठिन लिखा। तो हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि कठिन काम का प्रेत किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखते थे केशवदास। यानी भाषा आपको प्रेत बना सकती है और भाषा भगवान बना सकती है। तभी आपको चूज करना है कि आप प्रेत बनना चाहते हैं या भगवान बनना चाहते हैं। क्वेश्चन ही आ गया, केशवदास को प्रेत है, तुलसीदास को भगवान बना। तो मुझे लगता है कि आप सब कविशाला से इसीलिए जुड़े हैं कि आप सरल लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कठिन एकेडमिक होता है, रिसर्च के लिए उसके लिए एक अलग वैल्यू है, वह उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। आप बहुत कठिन लिख रहे हैं तो आप उस दिशा में भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर श्रोता सामने बैठे हुए हैं तो आपको सरल कविताएं सुननी चाहिए।
वो सरल कविता ही सुनने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमें लग रहा है कि सरकार भी सुनना बड़ा कीमती है। एक छोटी सी बानगी के तौर पर हम चाहेंगे इसको मुक्तक सुना दें सरला जी आप लोगों को, और कुछ अच्छा सा माहौल बने कविता का। आप एक ताली चलिए मैं एक मुक्तक आपको सुना देती हूँ, सुनिएगा। मुस्कुराने की जो कीमत है चुकानी होगी, मुस्कुराने की जो कीमत है चुकानी होगी, तुझको ठोकर भी जमाने की तो खानी होगी। कुछ भी हासिल है जमाने में कहाँ ऐसे, कुछ भी हासिल है जमाने में कहाँ ऐसे, दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी होगी, दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी होगी। बहुत शुक्रिया। पहला पेमेंट मेरा पहला पेमेंट एक्चुअली हम लोग को लिफाफों में पेमेंट मिलता था। अब मैं बड़ा अपने आप को बहुत महान समझता था, तो जो पेमेंट मिलता था वो वैसे ही लिफाफा वापस कर दिया करता था कि पैसे नहीं लेता। और जब से मैंने पैसा लेना शुरू किया तो ज़्यादा पैसा देता था तो उनसे 1 रुपया मांगता था, 1 रुपया मुझे दे दो, बाकी कभी मैं बांट दूँ। और उसके बाद जब पेमेंट लेना शुरू किया तब तो ठीक ठाक पेमेंट मिलता है, जो आप लोग के लिए मैं बता दूँ पेमेंट अच्छा मिलता है। लेकिन मेरे साथ एक मेरी आदत खराब है कि मैंने पेमेंट का लिफाफा खोला नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि मेरा पेमेंट कितना से कितना तक जाता है। मैं कभी तय भी नहीं करता हूँ। पंकज जी उसके जो आता है वो मैं ले जाकर वहाँ पे भगवान जी के पास रख देता हूँ, क्योंकि सरस्वती की देन है। और फिर ये भी खोलती है, फिर उसको उगाती है, तो कुछ नहीं करते। और जो पेमेंट बैंक अकाउंट में आ जाता है वो मैं कभी देखता भी नहीं, तो ये सवाल मैं बता नहीं पाऊँ। जैसे होती थी ऊपरी कमाई, तो ये वही ऊपरी कमाई मिल गया, बहुत अच्छा है। Thanks.